हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 मार्च 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो आज है सैटरडे। संडे को पीआईबी नहीं आती, सिर्फ करंट अफेयर्स आती है। तो मंडे से हम लोग करंट अफेयर्स पीआईबी दोनों में रेगुलर हो जाएंगे और प्लीज़ वापस से मॉर्निंग में अपलोड होंगी। इतने दिनों के लिए सॉरी आपसे, ठीक है। बाकी परसों यानी मंडे से हम लोग देख लेते हैं। चलिए आज का पहला आर्टिकल देख लेते हैं। श्री पीयूष गोयल जी इन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का शेयर जो है 10% करना है। देख लेते हैं क्या कहा। हाल ही में श्री पीयूष गोयल जी इन्होंने कहा कि इंडिया का शेयर ग्लोबल ट्रेड में 10% होना चाहिए और एक्सपोर्ट जो जीडीपी रेशियो है वो 25% होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जी और पीयूष गोयल हाल ही में एक वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे। इस वेबिनार का टारगेट क्या था? मैन्युफैक्चरिंग पर इम्फेसिस करना। भी 4 वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने में वेबिनार था। दोनों लोगों ने एड्रेस किया। पीयूष गोयल जी ने कहा कि ग्लोबल सर्विस ट्रेड के मामले में टॉप 3 कंट्रीज में हमें शामिल होना चाहिए। ग्लोबल सर्विस के मामले में, सर्विस ट्रेड के मामले में एमएसएमई ट्रेड को सपोर्ट करना चाहिए। लगभग टॉप 10 आर&डी लैब इनोवेशन सेंटर बनाने हैं इंडिया में अगले 25 वर्षों में, जिसको आप अमृतकाल कहते हैं। यानी इंडिया की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हमें ये काम करना है कि एमएसएमई को सपोर्ट करना है फॉरेन ट्रेड में। उसके अलावा 10 आर&डी लैब इनोवेशन सेंटर बनाने हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में हमें लीडर बनाने के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2021-2020 इस दौरान बढ़ा है, और ये क्यों बढ़ा है आपको पता ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों पढ़ने एक आइडिया आप ले लीजिएगा थोड़ा सा पढ़ के। बाकी आपको कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट आता है आपका देख लीजिएगा। बाकी एक्सपोर्ट आइटम देख लीजिए। इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट आइटम पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा जाता है, प्रीशियस स्टोन सेकंड नंबर पे, ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल्स ये थर्ड नंबर पे आता है। इंडिया का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है ये लेस है मर्केंडाइज इंपोर्ट से। अच्छा, टॉप इंपोर्ट आइटम क्या है? क्रूड पेट्रोलियम हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, फिर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये टॉप 3 एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैटेगरी याद रखिएगा। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ये सर्विस इंपोर्ट से अधिक है, मर्केंडाइज इंपोर्ट का अगेंस्ट है, यानी हम लोग सर्विसेज को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो नेट सर्विस एक्सपोर्ट में हम लोग सर्विस सरप्लस हैं, लेकिन मर्केंडाइज में हम लोग डेफिसिट में हैं। इंडिया के 5 ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए, चाइना, यूएई ये है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए चाइना आगे निकल गया था लेकिन वापस लाइन पे आ गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नई दिल्ली में एक एरिया ऑफिस इनोवेशन सेंटर बनने जा रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। इसके लिए इंडिया और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो श्री अश्वनी वैष्णव जी जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उन्होंने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी जनरल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट का, ताकि एक एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर नई दिल्ली में स्थापित किया जा सके। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि आईसीटी की फील्ड में बेहतरीन काम कर रहा है। 1933 मेंबर हैं इसके। एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर जो आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का नई दिल्ली में बनेगा, साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये तो पता ही है आपको। ये जो एग्रीमेंट हुआ है कि हमारे यहाँ एरिया ऑफिस बनना है, हाल ही में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हुई है 2020 वाली। कहाँ पे हुई? जिनेवा में। देखिए, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ये आईटीयू की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, 4 वर्षों में होनी है। 2020 में होनी थी, कोविड आ गया तो नहीं हो पाई, ठीक है। इंडिया का कहना है कि 2024 में जो आपकी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली है वो इंडिया में होनी चाहिए। आईटीयू ने जो इंडिया के 5G इंटरनेट स्टैंडर्ड हैं उनको रिकॉग्नाइज कर दिया है, बाकी कई सारी और टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज करना बाकी है। इनोवेशन सेंटर जो एरिया ऑफिस स्थापित होने जा रहा है ये ग्लोबल स्टेज प्रोवाइड करेगा इनोवेशन के लिए इंडिया में। तो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट हो गया जिसके तहत एरिया ऑफिस स्थापित किया जाना है। 2022 तक ये काम करना शुरू कर देगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई है 2020 की, 4 वर्षों पर होनी है। 2024 की इंडिया जो है प्रपोज कर चुका है कि भैया हमें दे दो। 2022 में वैसे भी आपका एरिया ऑफिस बन रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर भी मेरे ख्याल से जिनेवा में ही है, इसीलिए वहीं पे हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की 5वीं बैठक चल रही है
उसमें हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है प्लास्टिक पोल्यूशन पर। 175 कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। बाइंडिंग होगा नेचर में जैसे ही अप्रूव कर दिया जाएगा जिस भी कंट्री द्वारा, ठीक है। तो 5वीं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की बैठक चल रही है। सेकंड सेशन हुआ है 28 से 2 मार्च तक। कहाँ पर हुआ है? जहाँ पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यानी नैरोबी, केन्या में। तो एक हिस्टोरिक रिजोल्यूशन जो कंट्रोल एंड मिटिगेट प्लास्टिक पोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस किया जा सके। ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंडिया के कंसिडरेशन में बनाया गया था। रेजोल्यूशन को सबमिट भी किया इंडिया ने। इसमें जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंडिया ने सबमिट किया है उसमें कहा गया है कलेक्टिव वॉलंटरी एक्शन होना चाहिए कंट्रीज के द्वारा। तो सभी मेंबर कंस्ट्रक्टिवली मतलब क्या होता है, चाहते थे कि भाई ये ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो एक कंसेंसस बिल्ट हुआ कि ग्लोबल एक्शन होना चाहिए प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्व करने के लिए। तो यूएनई की 5th बैठक हुई, उसमें ये अडॉप्ट कर लिया गया 175 कंट्रीज के द्वारा। योगा डे से भी ऊपर अप्रूव हुआ, खैर यूएनजीए का वो सेशन था। जो इंडिया का ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है वो एंड प्लास्टिक पोल्यूशन टुवर्ड्स एन इंटरनेशनल लीगली बाइंड इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करना है। 5th सेशन में इसको अडॉप्ट कर लिया गया है। 2 मार्च को अब देखते हैं जो भी कंट्री इसको साइन कर देगा उसके लिए लीगली बाइंडिंग हो जाएगा कि वो प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए काम करे। दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने बताया कि इंडिया में एनुअल इंक्रीज जो प्लास्टिक पोल्यूशन का है वो 21.8% है, लगभग पिछले 5 वर्षों में डबल हो चुका है। बाकी इतना फैक्चुअल डाटा है, आपको रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बहुत फैक्चुअल डाटा है जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए 2019-20 में जो प्लास्टिक पोल्यूशन जनरेट हुआ है वो 34 लाख टन के आसपास जनरेट हुआ है, जो कि 18-19 से 4 लाख टन से भी अधिक है, लगभग 4 लाख टन के आसपास है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक वेबिनार हो रहा था उसके प्लेनरी सेशन को एड्रेस किया है, एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके 6 थीमेटिक ब्रेकआउट सेशन रहे हैं एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके अलावा एक ब्रेकआउट सेशन रहा है स्केलिंग अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन हाइड्रोजन को स्पॉटलाइट किया जा सके। बाकी यहाँ देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक वेबिनार को एड्रेस किया है एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। देखिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बजट 2022 में प्रोविज़न किए गए हैं। बजट में कहा गया है कि हमें सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ के लिए नियर टर्म लॉन्ग टर्म एक्शंस को अडॉप्ट करना होगा। देखिए इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पर फोकस करती है, उसको प्रमोट करना है लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। COP26 के दौरान प्राइम मिनिस्टर जी ने पंचामृत स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए बोला। तो पंचामृत जो स्ट्रेटजी है अभी 10-15 दिन पहले ही PIB में पढ़ा है, तो प्लीज़ यहाँ पर पढ़ने से क्या होता, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने इसीलिए शामिल नहीं किया, ठीक है। स्केलिंग अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये 6 थीमेटिक जो मैंने अभी आपको बताया थीमेटिक ब्रेकआउट सेशन था, उसमें से आपका एक स्केलिंग अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी सेशन था। इसमें बताया गया कि जो ये सेशन था 2 फोकस एरियाज हैं। पहली बात तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ये एरिया है। इंडिया को 2030 तक 300 गीगावाट की सोलर पावर कैपेसिटी को जनरेट करना है। इसके लिए जो सोलर फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो सेटअप करने पड़ेंगे ताकि हाई एफिशिएंसी के सोलर PV मॉड्यूल्स को अडॉप्ट किया जा सके। इसके लिए 2021 में नेशनल प्रोग्राम आया ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल, ताकि इंडिया में PV सेल, वेफर्स, इग्नोट्स इनको जो है मैन्युफैक्चर किया जा सके। देखिए लगभग 9 गीगावाट कैपेसिटी के PV मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किए जाने हैं। इसके लिए इनिशियली 4500 करोड़ जो है क्या एलोकेट भी किया जा चुका है एडिशनल। तो देखिए ये जो आपका सेशन था स्केलिंग अप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें पहला तो सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दूसरा क्या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बाकी यहाँ 40 गीगावाट के सोलर मॉड्यूल्स बजट 2022-23 में अनाउंस किए गए हैं कितने मैन्युफैक्चर करने हैं, और एडिशनल आउटले इनके लिए 19,500 करोड़ कहा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? 15 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है ताकि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया सके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट का। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये प्रोजेक्ट है, और कई बार मैं बता चुका हूँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। इसको जनरेट करने के लिए किसी भी नॉन रिन्यूएबल यानी कि कार्बन फुटप्रिंट जनरेट ना हो, सिंपल सा फंडा ये है, तो वो हो जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। अगर पता लगा आप थर्मल एनर्जी का यूज़ करके हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगी ना, उसमें कोयले का यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है गंगा रिजुविनेशन के लिए। देख लेते हैं।
हाल ही में 7वां एडिशन हुआ है इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव का, और फिक्की वाटर अवार्ड्स का 9वां एडिशन हुआ है। इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया गया है। तो अवार्ड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सिर्फ वाटर मैनेजमेंट की फील्ड में ही नहीं दिया गया। देखिए, रिवर गंगा के लिए बनाया गया है, ठीक है, रिवाइव करना है रिवर गंगा को, लेकिन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाटर मैनेजमेंट में भी फोकस करता है, क्योंकि बिना वाटर मैनेजमेंट को फोकस करने के आप मतलब गंगा को रिवाइव ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है। 7वां एडिशन हुआ है इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव का, जिसमें फिक्की भी पार्टिसिपेट किया है। फिक्की ने ये 7वां एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है, इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव का। ये देखिए, वाटर अवार्ड 2021 के लिए दिए गए हैं। इसमें स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया किसको? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। बाकी ये आपको इतना सब पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। इंडिया मतलब कि जो जन आंदोलन बना दिया इन्होंने कि गंगा को साफ करना है, और गंगा वाकई में बहुत ज़्यादा विरल हुई है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है? 12 अगस्त 2011 को ये बनाई गई सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग आर्म है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इस अथॉरिटी की आर्म है। देखिए, नमामि गंगे प्रोग्राम, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था। अब फेज 2 के लिए भी लोन दे दिया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 3000 करोड़ का। वर्ल्ड बैंक ने नेशनल मिशन क्लीन गंगा को, ये कह सकते हैं आप, 313 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए गए हैं। 25,000 करोड़ जो है सैंक्शन किया गया है इस मिशन में, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, देखिए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की मदद से इंप्लीमेंट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए $600 मिलियन का असिस्टेंट अनाउंस किया है। तो 3000 करोड़ हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने फिर से दिए हैं। 5 वर्षों के लिए 3000 करोड़ है, दिसंबर 2026 तक के लिए। देखिए, रिवर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक का पहला प्रोजेक्ट है, जहां पर क्या, गंगा रिवर के 20 हॉटस्पॉट में सीवेज वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ये गंगा जो रिवर है, इसमें यमुना, रिवर काली, इनको भी शामिल किया गया है। ऐसा नहीं सिर्फ गंगा भागीरथी ही शामिल की, जो इसकी ब्रांचेस हैं वो भी शामिल की गई हैं आपके नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट में। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? 5 ईयर लोन अप्रूव कर दिया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। 3000 करोड़ का ये लोन है गंगा रिवर बेसिन में पॉल्यूशन को कम करने के लिए। अभी तक 313 प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन किए जा चुके हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। तो सेकंड फेज के लिए वर्ल्ड बैंक ने 3000 करोड़ दिए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है सरस 3 ने, जो कि इंडिया का टेलीस्कोप है, बहुत बेहतरीन काम किया उसने। एक कॉस्मिक यानी एक दूसरे ग्रह से कह सकते हैं, गैलेक्सी से कहते हैं, रेडियो वेव उसने क्या की है? डिस्कवरी की है, एक तरह से अटैच किया है कि हाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है। इंडिया के रिसर्चर्स इस चीज़ पर पहुँचे हैं, यानी इस कंक्लूसिव पे पहुँचे हैं कि भैया रेडियो वेव सिग्नल आए हैं किसी कॉस्मिक बॉडी से, और यूनिवर्स में पहली बार गैलेक्सीज, अभी नॉन गैलेक्सीज की बात की जाए तो एग्जिस्टेंस में आ गई है। फर्स्ट स्टार्स, पहला स्टार और गैलेक्सी जो नॉन है वो आ गया है। 2018 में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम आई थी इंडिया में, और उसने भी अपने इस रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा कहा गया था कि यूनिवर्स डाटा जो है उन्हें मिला है, और वो बताना चाहते थे कि पहली बार उन्होंने कोई गैलेक्सी और स्टार्स फॉर्मेशन की बात की थी कि ये है इतनी दूर पे, सटीक भविष्यवाणी के साथ। लेकिन सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया का पहला टेलीस्कोप है और वर्ल्ड वाइड पहला टेलीस्कोप है जो सेंसिटिविटी को, रिक्वायर्ड जितनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए वहाँ तक पहुँच पाया। अभी तक कोई भी, चाहे ये एजेस रेडियो टेलीस्कोप हो, इतनी रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी के साथ नहीं पहुँच पाया है। तो अभी तक जो सिग्नल मिलते थे वो इतना कंफर्म नहीं था कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप के जो सिग्नल मिले हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी तक पहुँचने का मतलब ये है कि आप इसकी ऑथेंटिसिटी पे भरोसा कर सकते हैं। तो सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप इंडिजिनियसली बनाया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप पहला टेलीस्कोप है वर्ल्ड वाइड में जिसमें रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी है, और इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स को ये स्ट्रेंथन करता है ताकि जो यूनिवर्स इवॉल्व हो रहा है उसको बेहतर ढंग से समझ सकें। तो पहली बार किसी स्टार या गैलेक्सीज के जो फॉर्मेशन के रिजल्ट है वो सरस टेलीस्कोप ने हाल ही में बताए हैं इंडिया में रिसर्चर्स को कि हमने कुछ रिसीव किया है। तो 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ, 1.4 गीगावाट्स की फ्रीक्वेंसी,
हाइड्रोजन एटम्स को रिसीव किया इसने कि इतनी वेवलेंथ के और इतनी फ्रिक्वेंसी के हाइड्रोजन एटम्स देखे गए, और हाइड्रोजन एटम्स कहीं देखे जा रहे हैं, इसका मतलब पानी हो सकता है वहाँ पे, H2O। समझे आप? हाइड्रोजन ऐसे तो बन नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। तो सरस टेलीस्कोप, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहली बार इंडिया के किसी टेलीस्कोप ने ऐसा किया है, और इसकी प्रिसाइज सेंसिटिविटी के कारण ऐसा चर्चा में है कि शायद वो सही भी हो। अरुणाचल प्रदेश पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है होलोंगी में। होलोंगी एयरपोर्ट बनना है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन 15 अगस्त 2022 से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो 645 करोड़ की लागत से बनना है होलोंगी एयरपोर्ट। होलोंगी 15 किलोमीटर है, वो बात छोड़ दीजिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को डेवलप करने में हेल्प कर रही है। A320 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड कर सकेंगे, जो कि 500 मीटर के रनवे पर चल सकेंगे और 200 पैसेंजर को हैंडल कर सकेंगे। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया के लिए ग्रेट वे क्रिएट करेगा। ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट हैं, एयरपोर्ट हैं, इनकी कब आई थी धारणा? तो 2008 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की थी, उसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई थी। पेक्योंग जो कि सिक्किम में है, इंडिया का पहला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अब होलोंगी में भी बनने जा रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वैसे पासीघाट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ईस्टर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये 5 मार्च तक की